रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश नई मंजिलें। जम्मू कश्मीर में जारी मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम नई मंजिलें। सामीन आदाब, नई मंजिलें प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। सामीन, मरकजी सरकार ने पूरे मुल्क में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पिछले 2-1 बरसों के दौरान कई कारगर सरगर्मियां अमलाईं, जिनका मकसद मुल्क को नशे की बिदत से पाक करना है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी समाज को इस लानत से छुटकारा दिलाने के लिए दीगर इकदामात के साथ साथ 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाया गया। LG मनोज सिन्हा की क़यादत में चलाए गए इस अभियान के तहत मुनशियात के खिलाफ काफ़ी पेशरफ्त हासिल की गई। ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर महकमे और एजेंसियां मनशियात का खात्मा करने के लिए सफ़े आरा हैं। मनोज सिन्हा ने कहा है कि मनशियात के खिलाफ जंग तब तक जारी रहेगी जब तक न पूरा समाज इस बिदत से पाक हो जाए। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के जहांबीन प्रोग्राम में मनशियात के खिलाफ इक़दामात और कई दीगर मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली। आइए समाअत करते हैं इस इंटरव्यू के कुछ इक़्तिबासात। जहाँ तक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का प्रश्न है, ये सच है कि देश में नशा मुक्त भारत बनाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5 साल पहले देश भर में एक अभियान चले इसकी शुरुआत करी थी। और वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, पिछले 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ बहुत सक्रियता के साथ, चाहे वन कार्ड की मीटिंग हो, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, अलग अलग बैठकें करके वो भी हिदायत देते रहे और उसका परिणाम भी दिखा है जी। जम्मू कश्मीर की भी मैं बात करूं तो यूटी लेवल पर एनकार्ड की बैठक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनकार्ड की बैठक डीसी की अध्यक्षता में ये लगातार होती रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी नशा के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। अगर आप मोटे तौर पर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ रही थी, बिल्कुल सीजर की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच था कि जम्मू कश्मीर के युवा नशे के दलदल में, खासतौर से ड्रग और इस तरह की चीज़ों के दलदल में फंसते जा रहे थे। कई लोगों से मेरी मुलाकात होती थी समाज में जो सक्रिय रूप से सामाजिक काम करते हैं, वो भी मुझे बार बार कहते थे। 1-2 घटनाओं ने मुझे बहुत, मैं कहूँ कि मेरे दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ा। एक दिन श्रीनगर में कोई एक माँ आई, उसने मुझे कहा कि मेरी बच्ची लग रहा है बचेगी नहीं। और इसी तरह जम्मू में एक दिन हुआ, एक बुजुर्ग आदमी आया और कहा कि मेरा बच्चा ये ड्रग के दुष्प्रभाव में फंसा और मर गया। तो इसने, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूरे संवेदना को झकझोर दिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये केवल सरकारी कार्यक्रम और बैठकों से सिलसिला नहीं खत्म होगा जी। इसके लिए एक जन अभियान की जरूरत है। मैंने उस पर अध्ययन कुछ किया, अधिकारियों के साथ बैठक की, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में या देश में, उनसे भी चर्चा करी। फिर एक 100 दिन का अभियान, इंटेंसिव अभियान हमने लिया। 13 अप्रैल को जम्मू से शुरू किया था और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में मैं गया। मोटे तौर पर 3 फ्रंट पर काम करने की योजना थी। एक कि सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया जाए जी। दूसरा, अवेयरनेस के इतने कार्यक्रम हो, इस लेवल का हो कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोग इससे जुड़े। और फिर तीसरा कि जो इस बुराई के शिकार हैं उनके रिहेबिलिटेशन जी। और मुझे संतोष इस बात का है कि 2 फ्रंटों पर हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि 2300 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जी। 2200 से ज़्यादा FIR हुई है। 350 kg से ज़्यादा सब्सटेंस सीज किए गए, पकड़े गए जी। 20 किलो से ज़्यादा हीरोइन पुलिस ने पकड़ा है। पॉपी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है। और जो एक डेटरेंट हमने बनाया
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिल करके, उस डिटरेंट का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बहुत लोगों के ड्रग लाइसेंस निरस्त किए गए, नोटिस दी गई यहाँ से इस तरह की दवाइयाँ बरामद हुई जी। 300 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। जो उनके व्हीकल के रजिस्ट्रेशन थे, मोटर व्हीकल के, वो निरस्त हो गए। कई लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ था, उनके लाइसेंस कैंसिल हुए। कई पासपोर्ट इंपाउंड करने के लिए रिकमेंडेशन हुई, आधार कार्ड को ख़त्म करने की रिकमेंडेशन हुई। तो इससे समाज में एक जागृति आई और वो लोग भयभीत हुए कि अगर ये करेंगे तो केवल हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, बल्कि ये सब सुविधाएं भी हमसे छीन ली जाएंगी। और मैं सराहना करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसने वास्तव में बहुत ही लगन से इसमें काम किया और केवल छोटे मोटे पेडलर नहीं, जिन्हें हम बिग फिश कहते हैं, ऐसे लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया और कार्रवाई की। प्रॉपर्टी सीज की गई है 150 करोड़ के आसपास। जिन लोगों ने नार्को पैलेस बनाए, उन पैलेसेस को ध्वस्त करने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्मगलर हैं और पेडलर हैं, उनमें एक भय व्याप्त हो गया है। दूसरी तरफ जो जन जागृति का कार्यक्रम था, जिलों में जाकर के मैंने लोगों से अनुरोध किया, जिस बड़ी संख्या में इसका समर्थन मिला, मैं वाकई अभिभूत हूँ। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था। अकल्पनीय था। और नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बहनें हो, माताएं हो, बच्चियां हो, बड़ी संख्या में। और केवल आते नहीं थे, सामान्य रूप से मैं 10 बजे के बाद ही हर कार्यक्रम में पहुंचता था, 10:30 के आसपास। कई जिले ऐसे हैं जहां 8 बजे ही मैदान भर जाता था। ये तो गजब का उत्साह था। और केवल वही नहीं, बल्कि अपने से भी लोगों ने, वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हों, सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, नौकरी पेशे वाले लोग हों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, वाइस चांसलर्स हों, हमारे सरकारी अफसर हों, सबने अवेयरनेस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और 10 लाख से ज़्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम इन 100 दिनों में जम्मू कश्मीर के डिफरेंट जिलों में हुए हैं। और 60 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में इस अभियान के कारण हमें सफलता मिली। ये अनेक यादें हैं 100 दिन के अभियान की। ऐसे ऐसे लोग जो कभी घर से निकले नहीं थे, ऐसी बच्चियां, ऐसे नौजवान और ऐसे बुजुर्ग। एक बुजुर्ग महिला वो हाथ चूमने लगी मेरा। तो ऐसी अनेक यादें हैं। और मैं कह सकता हूं कि वो मेरे कारण नहीं था। काज आपका नोबल हो और अच्छे काम के लिए जब आप समाज में निकलते हैं और लोगों को ये यकीन हो कि नहीं, ये दिल से, ईमानदारी से इस काम को करना चाहते हैं, तो समाज साथ देता है। और एक बात मैं जानता हूं कि कानून का भय, पुलिस का डंडा, ये उतना प्रभावी नहीं होता। इसमें जब समाज की ताकत जुड़ती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और इस पूरे अभियान की असली विशेषता या असली ताकत यही रही कि कानून तो था ही, पुलिस का डंडा भी चला, लेकिन समाज में जो जागृति है, समाज ने जब इसे ताकत दी, तो मुझे लगता है कि इसका व्यापक असर पड़ा है। जो एक, मैं कहूँ कि स्टिग्मा माना जाता था हमारे परिवार में, आपके परिवार में, कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला गया, ड्रग के दुष्प्रभाव में फंस गया, तो शर्म से हम अपने दोस्त को भी नहीं बताते थे। बिल्कुल। टेलीमानस एक पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर आप फोन करके बता सकते हैं कि हमारे घर में एक नौजवान है, ड्रग एडिक्ट हो गया है। सामान्यतः लोग इसी स्टिग्मा के कारण कि हमारे परिवार की बदनामियों को फोन नहीं करते थे। मैं देख रहा था आंकड़े, करीब 5,500 से ज्यादा फोन कॉल्स इस टेलीमानस पोर्टल पर गए। बहुत खूब। 1 लाख से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर पाए हैं। बहुत खूब। उसमें बहुत लोगों का ओपीडी में इलाज हुआ है,
बहुत लोग अस्पतालों में एडमिट थे, काउंसलिंग ढेर सारे लोगों की हम कर सके। तो मुझे लगता है जन अभियान का ही असर था कि स्टिग्मा से लोग बाहर निकले। और दूसरी बात, पुलिस को भी अब समाज के ही लोग सूचना दे रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में यहाँ गतिविधि हो रही है, तो पुलिस का सूचना तंत्र जो अपना था, मैं समझता हूँ कि वो कई गुना मजबूत हो गया जनता के जुड़ने के कारण। मुझे लगता है कि इस जरूरत के हिसाब से प्रोग्राम किए जाते हैं। और मेरे दिमाग में एक बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा और प्रगाढ़ हो, और जो कि जम्मू कश्मीर की असली पहचान रही है। ये वो धरती रही है जहाँ मैं समझता हूँ कि सबको फलने फूलने का अवसर मिला है। किन्हीं कारणों से खराब दौर चला जिसमें कुछ स्वार्थी लोगों ने लोगों की भावनाओं को भड़का करके एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वो खाई काफ़ी भर गई है, लेकिन वो भाईचारा जो पहले था वो फिर से बहाल हो। इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, लोगों के बीच जाऊँगा और अनुरोध करूँगा। अभी जिस तरह से ओवरऑल ये प्रोग्राम चला, हमारे सामने सभी तस्वीरें हैं, लेकिन अगर कोई चैलेंज है वो आपने देखा होगा। कोई चैलेंज इस कैंपेन के दौरान? चैलेंज एक है, जैसे मैंने कहा कि 3 फ्रंट हैं, 2 फ्रंट पर हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। रिहेबिलिटेशन एक बड़ा चैलेंज है। जितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा युवतियाँ या हमारे लोग नशे के शिकार हो गए, वैसा तंत्र भी हमारे पास नहीं है। मैं इसको ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन की एक डिटेल्ड पॉलिसी बनी हुई है, उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि एक बेहतर पॉलिसी बनी है। इस पॉलिसी का पूरी तरह से ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन शिद्दत से हो, इसकी हर मुमकिन कोशिश भी हम करेंगे। उसमें कितनी सफलता मिली है, मुझे लगता है उस पर निर्भर करेगा कि ये अभियान कितना सफल रहा। गृह मंत्री जी से मैंने आग्रह किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। बहुत खूब। जो लोग चिन्हित हुए हैं उनका इलाज हो, फिर से वो उस दलदल में न फंसने पाए, इसका पूरा एक डिटेल प्रोग्राम बनाया गया है। कभी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। और 3 साल का एक रिहेबिलिटेशन प्लान बना है, उसकी मॉनिटरिंग भी कि 3 महीने में कितना असर हुआ, कौन लोग वापस जा रहे हैं, मुख्य धारा से कितने लोग जुड़ रहे हैं, 3 साल का, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। मैं समझता हूं कि ये अगर पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो सका, और इसमें सरकारी तंत्र तो लगे ही, समाज के लोग जब बढ़ चढ़ करके आगे लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि जैसे 2 अभियान 2 मोर्चों पर हमें सफलता मिली, तीसरे मोर्चे पर भी सफलता हमें मिलेगी। ख़ास बात, जिस तरह से आपने बिल्कुल तफसीलन आपने बता दिया इस मुहिम के बारे में, जो ही जम्मू में आपने इसका अनाउंस किया, दूरदर्शन न्यूज़ ने इस सिलसिले में कई कार्यक्रम किए, और जो भी समाज के जिम्मेदारान आए, बहुत सारे जिम्मेदारान ने इवन हमारे शो में, इसी जहांबीन शो में, आपके इस जज्बे को, आपके इस सैल्यूट को सलाम किया। एक सवाल हमारे पास इस वक्त जहन में आ रहा है, पूरी तरह से आपने देखा, समाज के सभी तबकों से आप मिले, बिल्कुल नज़दीक की उनके साथ आपने बनाई। कहाँ कहाँ लगता है आपको कि जिम्मेदार कौन है, किस तरह से, क्यों नौजवान इस लत में मुब्तला हुए थे, क्या कुछ कारण हो सकते हैं आपकी नज़र में? एक तो मैं दूरदर्शन न्यूज़ का बड़ा आभारी हूँ। पूरे अभियान के दौरान जिस तरह से दूरदर्शन न्यूज़ ने नशा मुक्त अभियान के लिए वातावरण बनाने में मदद की, मैं पूरे दूरदर्शन न्यूज़ के अपने साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। कई कारण मैं समझ सका हूँ। एक तो तंत्र में भी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो तस्करी को रोकें, सप्लाई चेन को डिसरप्ट करें, उस सिस्टम में भी कुछ लोग थे जो आर्थिक लाभ के कारण इससे जुड़ गए थे।
उनको भी चिन्हित किया हमने, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी। दूसरा, युवाओं में अनेक तरह के ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो डिप्रेशन के शिकार हैं, और उसमें परिवार की भी बड़ी भूमिका है। खासतौर से पेरेंट्स को अपने बच्चों पर निगाह रखना, ध्यान रखना, कोई अगर इस तरह की गतिविधि में करता है तो तुरंत सजग होना। जी। और परिवार सबसे बड़ी इकाई है जो मुझे लगता है कि समाज को मजबूत बनाती है। इस जनजागरण के अभियान ने मुझे लगता है कि परिवार और समाज के मन में भी एक बात डाली है कि नहीं केवल प्रशासन, पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। और बहुत सारे लोग, मेरे पास अनेक चिट्ठियां हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं फोटो लेकर के, तस्वीर लेकर के कि साहब आप आए थे हमारे यहाँ। तो मुझे लगता है कि बच्चे डिप्रेशन से निकलें। स्कूल कॉलेज में भी शिक्षा भी उनको, जैसे असेंबली में अगर नेशनल एंथम हो रहा है तो उसमें भी हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स किसी बच्चे से 2 मिनट 4 मिनट की बात कहवाएं नशे मुक्त के दुष्प्रभाव पर, हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे अध्यापक लोग भी इस पर ये अभियान भी हम लोग चलाएंगे ताकि ये जागृति बच्चे उससे निकल सके। लोगों के स्नेह, समर्थन और प्यार से मैं अभिभूत हूँ। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ जो टैलेंट है, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह का इनोवेशन कर देते हैं, पेंटिंग बना देते हैं, शायद देश के कम हिस्सों में मिलेगा। तो उस टैलेंट को अवसर मिले, ये बड़ा आवश्यक है। और अवसर मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे, आगे ही जाएंगे। सामीन, मरकजी सरकार ने दीगर सेक्टरों की तरह खेलकूद के शोबे में भी मुल्की सतह पर कई फ्लैगशिप प्रोग्राम और स्कीमें शुरू की हैं, जिनका मकसद मुल्क में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को तकवीत बख्शने के साथ साथ नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। वजारत यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम चलाई जा रही इन स्कीमों के तहत टैलेंट की निशानदही करने, खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, नीज बड़े पैमाने पर फिटनेस को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन स्कीमों में खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति, फिट इंडिया मूवमेंट और स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर डिसेबल्ड नाम की स्कीमें शामिल हैं। इस हकीकत में कोई दो राय नहीं कि नौजवान इन स्कीमों से फायदा उठाकर मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये खिलाड़ी न सिर्फ मकामी तौर बल्कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह की खिलाड़ियों में एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर सूफिया सोफी भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4100 किलोमीटर लंबा रनिंग एक्सपीडिशन मुकम्मल किया। हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान ने इस होनहार और मेहनतकश एथलीट के साथ एक खुसूसी बातचीत रिकॉर्ड की। आइए समाअत करें ये बातचीत। सबसे पहले आपसे ही आपका तारुफ जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सूफिया सूफी रनर है और मैं एक अल्ट्रा डिस्टेंस रनर हूँ एंड मैं आई एम होल्डिंग 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग। और अभी मैंने एक चैलेंज पूरा किया था कन्याकुमारी से कश्मीर रन। 2019 में मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था 87 डेज़ में, और इस बार मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है 19 डेज से एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और आज वो फाइनली कंप्लीट हो गया मेरा रन। ओके मैम, आपने ये जो आज का रन है जो आपने कंप्लीट किया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र, ये आपने कब स्टार्ट किया था और कितनी मुद्दत में आपने ये कंप्लीट किया है? जी, मैंने ये रन शुरू किया था 12 मई से। एक्चुअली ये जो पूरा रन है कन्याकुमारी से काराकोरम तक का, ये रन हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो श्रीनगर तक का टाइटल है उसका। कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर, इट्स लाइक वाइसा वर्सा। बट हम इंडियन आर्मी से जुड़े हैं इस रन में, तो हम चाह रहे थे कि हम काराकोरम में ही अपना रन कंक्लूड करें। तो यहाँ से मेरा सफ़र कंटिन्यू रहेगा काराकोरम पास तक। सबसे पहले आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो अपना नाम दर्ज करवाया है वो 2019 में शायद करवाया आपने। जी। तो उस वक्त आपने कहां से कहां तक रन किया? उस वक्त मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी किया था और इस वक्त रिवर्स किया है कन्याकुमारी से कश्मीर। आपने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जी जी। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर या वाइस वर्सा
कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर, ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? कहते हैं ना कि कभी कभी लाइफ में आपको अपने गोल के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में और अपनी मंजिल के बारे में बहुत देर में पता चलता है कि आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से। तो मेरे साथ भी वही था। मैं अपनी जॉब से खुश नहीं थी। बहुत सारी नाइट शिफ्ट्स हुआ करती थी। आई वॉज विद एविएशन इंडस्ट्री। तो बस वही फिटनेस पर्पस के लिए स्टार्ट किया था रनिंग, बट वो कब पैशन में बदल गया पता ही नहीं चला। आपने सबसे जो पहला मैराथन जो रन है वो कब से स्टार्ट किया था? मेरा जो पहला रन था 2017 में, और मैंने 3 किलोमीटर से रनिंग की शुरुआत की थी। ओके। और उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ता गया और मेरे गोल्स भी बढ़ते गए। मकसद क्या था? मकसद यही था कि मुझे ह्यूमन लिमिट्स क्रॉस करते रहना बहुत पसंद है। अपनी लिमिट्स को चेक करते रहना कि हम सिर्फ सोचते हैं लिमिट या वाकई में एग्जिस्ट करती है कहीं। लेकिन जब ऐसे चैलेंजेस लेने शुरू किए मैंने, तो मुझे पता लगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इट्स लाइक मिरेकल। आप जितना उसको पुश करोगे वो उतना ही ज़्यादा काम करेगी। चूंकि आप बड़े बड़े मैराथन आप कर रहे हैं, रोजाना बुनियाद पे आप तो प्रैक्टिस करते ही होंगे, वो कितने किलोमीटर का होता है जो आपका रोजाना का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। रोजाना की प्रैक्टिस में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वर्कआउट्स पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ अगर आप रनिंग ही करते रहेंगे तो उससे आपकी मसल्स, आपकी जो नीज हैं उस पर प्रेशर आएगा और वो कमज़ोरी होंगे, वीक ही होंगे। तो उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है वर्कआउट्स का। तो जब मैं रन नहीं कर रही होती हूँ, किसी चैलेंज पे नहीं होती हूँ, तो प्रैक्टिस में मैं ज़्यादा वर्कआउट्स पे फोकस करती हूँ। स्ट्रेंथ वर्कआउट, कोर वर्कआउट, मेडिटेशन, ये सब। इस सफर में सबसे मुश्किल चैलेंज क्या रहा? ये चैलेंज में सबसे मुश्किल था वेदर का चैलेंज, क्योंकि हमने बिल्कुल पीक समर में ये रन स्टार्ट किया था और लोग बहुत ज़्यादा उस पर वो कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि इतना पीक समर में क्यों लिया। बट मेरा माइंडसेट ये है कि अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं जाएंगे तो फिर वो चैलेंज ही किस बात का रहा। हम जब तक नहीं ढालेंगे पूरी से पूरे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को, तो हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक मैंने वो प्रूव करके बताया। मैंने वो सिचुएशंस झेली, मेरी बॉडी ढलती गई उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में। वही हम भी जानना चाहते हैं। जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वेदर कंडीशंस थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। तो बस यही चैलेंज आपने कैसे पार किया, आपने कैसे इसको फेस किया? आई थिंक जो शुरुआत के दिन होते हैं ना आपके, जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हो तो चैलेंजेस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं और वो कुछ दिन के लिए होते हैं। आपकी बॉडी फिर धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर देती है वेदर को, एनवायरनमेंट को, और जितना आप माइलेज निकाल रहे हैं उसको भी। तो इट्स ऑल अबाउट अडॉप्शन और एक्सपीरियंस है, आपको आ जाता है। आपकी बॉडी को फिर एक मेमोरी मिल जाती है कि उसे इसी तरीके से जाना है आगे। ऐसा ख्याल मत आया सफ़र के दौरान कि छोड़ देना चाहिए, गिव अप करना चाहिए? मेरे ब्लड में नहीं है गिव अप करना, तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आता है। जैसे आपने बोला कि कमेंट्स आ गए कि इस समर में क्यों, जो पीक समर चला है इसमें रास्ते में लोगों का कुछ रिएक्शन रहा? बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। जैसे कि हमेशा मैंने जब से जर्नी शुरू की है, जैसे अपना चैलेंज शुरू किया है, तब से लेके अब तक लोगों का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा मिला मुझे हर जगह से। चाहे वो लोकल पब्लिक हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी फोर्सेस हो, CSF के जवान हो, और स्पेशली जब मैं जम्मू कश्मीर में आई, और जैसे सबको पता है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट उन्होंने आगे होकर इनिशिएटिव लिया। हमने कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हमने कोई लेटर नहीं दिया। वो खुद आए, आगे होके मुझे पूरा प्रोटेक्शन दिया, और मुझे नहीं लगता कि विदाउट देयर सपोर्ट मैं अभी तक श्रीनगर में बैठी होती। जिस तरीके से सिचुएशन हम देख के आए पीछे, लोगों का सपोर्ट, आम लोग, सिविलियंस का बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही। और एकदम इतना जोश मेरे अंदर नहीं था जिस जोश और जिस जज्बे के साथ वो मेरे साथ रन कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा जी, तो आपने एंजॉय किया है फिर? बहुत एंजॉय किया। अच्छा, सपोर्ट की बात आपने कही जी, मैं थोड़ा सा पर्सनल जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो। घर वालों का कैसा सपोर्ट है? घर वाले शुरू में डरते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज सबको पता है एक फीमेल का इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है हर जगह पे। बिल्कुल। सेफ्टी सिक्योरिटी का काफ़ी कंसर्न रहता है, तो कंसर्न हमेशा उनको रहता है, बट ये कि मॉरली हमेशा वो साथ रहते हैं और इनकरेज करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, क्योंकि आई थिंक दुआएं बहुत काम आती हैं। मैंने बहुत फील किया इस जर्नी में, इस चैलेंज में। अब सफ़र मुकम्मल हो गया है फिलहाल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए। जी। मुकम्मल होने के बाद आपका अगला टारगेट आपके दिमाग में क्या है? जी, मुकम्मल होने के बाद मेरा एक जो जैसे लद्दाख मैराथन होती है, वहाँ पे एक रेस होती है 122 किलोमीटर की, सिल्क रूट, जो मैं पिछले 2 सालों से करती हुई आ रही हूँ। ओके। तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है। उसके बाद मैं अक्रॉस कतार करने जा रही हूँ। उसमें पहले मैंने रिकॉर्ड बनाया था 30 आवर्स 31 मिनट्स में। ओके। एंड फिर वो किसी फिलीपींस ने आई थिंक 6 मिनट से ब्रेक किया था, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड बाय आवर्स। ओके। यस। फिर आपको उन्होंने ये कितने टाइम में किया था?
मैंने 30 घंटा 31 मिनट में किया था। उन्होंने जो वो ब्रेक किया था 6 मिनट से ब्रेक किया मेरा सर। अच्छा, नाउ योर टारगेट इज टू ब्रेक हर रिकॉर्ड ओके बाय आवर्स। ओके, वी विश कि आप वो जी। अचीव करें। जी। अच्छा मैम, जो आपने बहुत मेहनत की है, जो हम देखें, क्योंकि छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत इजी नहीं होता है। आप बात करना कश्मीर से कन्याकुमारी लगता है कि बहुत ही नज़दीक होगा, जी। श्रीनगर से बड़गांव। जी। ऐसा नहीं है, बहुत ही मुश्किल टास्क आपने लिया था और आपने कंप्लीट किया है। तो इसका क्रेडिट सर बहुत लोगों को जाता है। मैं शुरू करती हूँ अपनी फैमिली से, जी। अपने पेरेंट्स से। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और ऐसी जगह से उठ के आना जहाँ पे लड़कियों का घर से बाहर निकल के जॉब करना और इस तरीके के चैलेंजेस लेना एक कह सकते हैं इम्पॉसिबल सी चीज़ है। बट मुझे ये लगता है कि आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। ओके। रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, लोग मान जाते हैं। तो आई थिंक बहुत हाथ रहा है मेरे साथ मेरे हस्बैंड विकास जी। मैं इमेजिन नहीं कर सकती ओके। कि उनका अगर सपोर्ट नहीं होता मैं एक कदम भी आगे रख पाती। Okay. सारा प्लानिंग, सारा जो भी रहता है मेरे रन का वही करते हैं। मेरे साथ मेरे कोच राजेंद्र यादव शुरू से ही, जब से मैंने रनिंग शुरू किया है, वो हमेशा रहे मेरे साथ में। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये फेज़ में होना चाहिए किसी का, तो वो हमेशा साथ में होते हैं पूरे वक्त में। और सब लोग जो इस रन में मिले मुझे, चाहे किसी ने एक पानी की बोतल मुझे पकड़ा दी हो कि मैडम ये ले लीजिए हमारी तरफ से, तो सब लोगों को क्रेडिट जाता है इसका। अगर एक लफ्ज़ में इस सफ़र को बयान करना होगा, एक छोटे से मुख्तसर सेंटेंस में, इस पूरी जो आपने सफ़र किया है, अगर इसको बयान करना होगा तो आप कैसे करेंगे बयान? मैं एक लाइन से, मुझे प्रॉपर तो नहीं याद आ रही, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे बोलते हैं ना कि मैं इस सफ़र में अकेली चली थी लेकिन कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए। अच्छा। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये एक इट्स मोर देन अचीवमेंट। लोगों का साथ, एक फैमिली बनना, मेमोरीज बनना और इंस्पिरेशन देना और लेना, बहुत कुछ मिला इस रन से मुझे। दौड़ना, रनिंग करना एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को रनिंग पसंद है। सब लोग को अलग अलग स्पोर्ट में इंटरेस्ट रहता है कि अगर रनिंग नहीं पसंद है तो कुछ और कर लेते हैं। बट ये है कि मैं ये नहीं कहती कि इतना आप किलोमीटर्स रन कर रहे हैं, इस तरीके के चैलेंज ले, वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है इंसान का। बट सेहत के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना कि एक मेल के लिए उतना फीमेल के लिए। और मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए बोलना चाहूँगी क्योंकि एक्सक्यूजेस माइंड में बहुत हैं कि हम औरतें हैं, हम बाहर जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो आई थिंक बाहर से ज़्यादा जो अपने दिमाग में बाउंड्रीज है ना हमारी, उसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है अपने लिए 1 घंटा निकालना, चाहे आप उसमें मेडिटेशन करें, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करें, ओके। उसका बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि यहाँ आपको कैसा लगा आने के बाद? बहुत ही ज़बरदस्त। और जैसे कश्मीर के बारे में बोला जाता है कि कश्मीर जन्नत, आई फील दैट कि वो जन्नत है। जो भी टीम मेरे साथ में आई और मेरी टीम में बाकी 4 लोग मीडिया से हैं, वो मेरे साथ में रहे इस जर्नी में। वो घर से ही पहली बार दफ़ा बाहर निकले। उनका भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि इट फील्स लाइक जन्नत। यहाँ के लोग और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं उसे। जिस तरह से कहते हैं कि कश्मीर की मेहमान नवाजी वो दिखती है, दिखती है, उनका प्यार दिखता है। जी, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, यहाँ की यूथ को आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा पैगाम यही है कि आप किसी भी, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी आदत के कहते हैं ना एक गुलाम बन जाना, कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको चाह के भी, चाहे वो ड्रग्स हो या कोई भी ऐसी बुरी चीज़ हो, हम छोड़ना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी स्पोर्ट में उतर जाइए। अगर आपको रनिंग पसंद है, रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो स्पोर्ट ही ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। आपको आपकी लाइफ चेंज कर, इट्स नॉट ऑल अबाउट फिजिकली, मेंटली एज वेल। आप बहुत चेंज हो जाते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिजिकली फिट रहें, अपनी सेहत पे ध्यान दें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन का टाइम है, हम लोग को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज़ का, बट हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तहरीर व आवाज़ सुहेल भट्ट, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशिकी कश्यप, निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, पेशकश आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर। हमें अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।